नमस्कार, मैं हूं समरेंद्र। आप देख रहे हैं बोले भारत। क्या आप जानते हैं कि बहुत से फैसले सरकार पर दबाव डालकर कराए जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि 1991 का उदारीकरण किन परिस्थितियों, किन संगठनों और कौन-कौन से देशों के दबाव में हुआ था? क्या आप उन संगठनों के बारे में जानते हैं जो इतने ताकतवर हैं कि उनके आगे 135 करोड़ लोगों की सरकार भी घुटने टेक देती है? आज़ादी के बाद से सरकार ने कौन कौन से बड़े और ऐतिहासिक फैसले इन संगठनों के दबाव में लिए हैं? बोले भारत के इस एपिसोड में अतीत की कुछ घटनाओं के जरिए इन सवालों का जवाब जानने और समझने की कोशिश करेंगे। बीसवीं शताब्दी का पहला हिस्सा रक्त रंजित रहा। 1914 से 1918 के बीच पहला विश्व युद्ध हुआ। 1918 से स्पेनिश फ्लू ने कहर मचाया। 1930 में ऐतिहासिक मंदी आई। 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला। पहले विश्व युद्ध में 1.5 से 2 करोड़ लोग मारे गए और करीब 2 करोड़ लोग घायल हुए। स्पेनिश फ्लू में 2 करोड़ से अधिक लोगों की मौत हुई। 1939 से 1945 तक चला दूसरा विश्व युद्ध तो मानव इतिहास का सबसे भयावह युद्ध रहा। उसमें 8 करोड़ से अधिक लोगों की जान गई। दुनिया की 3% आबादी एक झटके में साफ हो गई। संख्या के लिहाज से सबसे ज्यादा नुकसान सोवियत संघ को हुआ, चीन और जर्मनी को हुआ। सोवियत संघ के 2 करोड़ से अधिक लोग मारे गए। चीन के भी 1.5 से 2 करोड़ लोग मारे गए। जर्मनी के 70-75 लाख लोगों की मौत हुई। भारत के भी 20 से 30 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 1940 के दशक में दुनिया पर यूरोपीय देशों का कब्जा था, लेकिन विश्व युद्ध ने इन साम्राज्यवादी हुकूमतों की कमर तोड़ दी। वो इस स्थिति में नहीं थे कि एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के देशों को ज्यादा दिन तक गुलाम बनाए रखें। गुलाम देशों में भी आजादी की लड़ाई चरम पर थी। इसलिए यूरोपीय देशों ने अमेरिका के साथ मिलकर एक नया दांव खेला। औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, ट्रांसपोर्ट क्रांति भी हो गई थी। हवाई जहाज, पानी के विशालकाय जहाज, बड़े बड़े ट्रक और टैंकर, लंबी लंबी रेलगाड़ियां सब इजाद हो चुकी थी। उत्पादों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना आसान हो गया था। इसलिए सोच समझकर परोक्ष तौर पर देशों को गुलाम बनाए रखने की रणनीति तैयार की गई। आर्थिक उदारीकरण वही रणनीति है। इसी रणनीति के तहत 1944 में विश्व बैंक का गठन किया गया। आईएमएफ एक साल बाद 1945 में अस्तित्व में आया। आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अमेरिका और यूरोप के ताकतवर देशों ने दुनिया के तमाम मुल्कों को बाजार में परिवर्तित कर दिया और बाजार का नियंत्रण अपने हाथ में रखा। आईएमएफ और विश्व बैंक को औजार की तरह इस्तेमाल किया। कर्ज और मदद का जाल बुना गया। धीमे धीमे सभी देशों को उन्होंने अपनी गिरफ्त में ले लिया। उनको अपनी आर्थिक सीमाओं को खोलने के लिए मजबूर कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1944 से आज तक वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट हमेशा अमेरिकी नागरिक ही बना है। उसी तरह 1945 से अब तक आईएमएफ का मुखिया यूरोपीय नागरिक ही रहा है। दुनिया के किसी और देश को उनकी नुमाइंदगी का मौका नहीं मिला है। 1991 में भारत का उदारीकरण आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के दबाव में हुआ था। शायद आपको याद हो कि वीपी सिंह और चंद्रशेखर के कार्यकाल में देश भयानक मंदी से गुजर रहा था। उसी दौरान खाड़ी युद्ध छिड़ गया। एनआरआई लोगों ने सरकारी बॉन्ड में किया गया निवेश खींच लिया। इसीलिए एनआरआई को नॉन रिलायबल इंडियन भी कहने लगे लोग। भारत के पास जरूरी सामानों के आयात के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। मजबूरी में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को आर्थिक संकट से उबरने के लिए देश का सोना गिरवी रखना पड़ा। उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के आर्थिक सलाहकार थे। चंद्रशेखर सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चली। 1991 के चुनाव में सोना गिरवी रखने के फैसले के लिए कांग्रेस ने चंद्रशेखर पर देश बेचने का आरोप लगाया। चुनाव जीतने के बाद जब कांग्रेस के नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया।
चंद्रशेखर ने तो सोना गिरवी रखा था, लेकिन नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की जोड़ी ने देश को ही गिरवी रख दिया। IMF, विश्व बैंक और पश्चिमी देशों की योजना के मुताबिक भारत की आर्थिक सीमाओं को पूरी तरह खोल दिया। We have to accept the need for restructuring and reform if we are to avoid an increasing marginalization of India in the evolving world economy. The economic policy changes brought about by our government under the inspiring leadership of Prime Minister Narasimha Rao in the last 8 months are inspired by this vision. दरअसल IMF, विश्व बैंक के जरिए अमेरिका और यूरोपीय देश काफी समय से भारत की आर्थिक नीतियों को प्रभावित कर रहे थे। इसी संबंध में 1966 का एक मामला बहुत महत्वपूर्ण है। तब इंदिरा गांधी की सरकार थी। 6 जून 1966 को अचानक $1 की कीमत ₹4.76 से बढ़कर ₹7.50 हो गई। रुपया का भाव 57% गिरा था। इस ऐतिहासिक अवमूल्यन के पीछे भी अमेरिका, IMF और विश्व बैंक का हाथ था। 1962 के चीन युद्ध और 1965 के पाकिस्तान युद्ध में भारत की अर्थव्यवस्था संकट से गुजर रही थी। मौका देखकर अमेरिका, IMF और विश्व बैंक ने दबाव बढ़ा दिया। अमेरिका ने अनाज से भरा जहाज बीच में रोक दिया था। IMF और विश्व बैंक ने कर्ज बीच में रोक दिया। दबाव इतना बढ़ा दिया कि इंदिरा गांधी सरकार को रुपए के भाव में ऐतिहासिक कटौती करनी पड़ी। ये फैसला अमेरिका और यूरोपीय देशों के पक्ष में था और भारत के खिलाफ, लेकिन यह फैसला लिया गया। ठीक उसी तरह 1990-91 में भी दबाव काफी बढ़ गया था। भारत को तेल और दवाई जैसे जरूरी सामानों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की दरकार थी। विदेशी मुद्रा IMF और विश्व बैंक से मिल सकती थी, लेकिन बाजार खोलने की शर्त रख दी गई। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने भी दबाव बढ़ा दिया। मनमोहन सिंह पूंजीवाद के समर्थक रहे हैं, इसीलिए उन्हें वित्त मंत्री बनवाया गया था। उन्होंने भी बाजार खोलने की शर्त का विरोध नहीं किया, उसे कबूल कर लिया। 91 में हम नादारी के कगार पर थे। 91 में हमने सोचा कि देश बिल्कुल दिवालिया हो जाएगा। हमारे पास कोई पैसा नहीं था। मिट्टी का तेल जैसी वस्तु लाने के लिए भी पैसा नहीं था। विदेशी मुद्रा एकदम कम हो गई थी। मैंने कहा मैं सब बात स्वीकार करने को तैयार हूं, लेकिन मैं ये बात स्वीकार नहीं कर पाता मन से कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सारे लोगों की बुद्धि से बड़ी बुद्धि मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव जी की हो गई। ये बात मैं समझने में असमर्थ। 1 दशक पहले विश्व बैंक की क्लासिफाइड फाइल्स सार्वजनिक की गई थी। उसमें यह सच सामने आया था कि कैसे मजबूरियों को फायदा उठाकर अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देशों ने भारत की उदारीकरण की पटकथा लिखी थी। इन देशों ने इस काम में भी हमेशा की तरह IMF और विश्व बैंक को आगे किया था। सब कुछ योजनाबद्ध था। मनमोहन सिंह की जगह कोई और भी होता तो भारत उदारीकरण की राह पर आगे बढ़ता। अब लौटते हैं मौजूदा विषय यानी किसानों से जुड़े कानूनों पर। विकसित देशों की लंबे समय से मांग रही है कि भारत अपना कृषि क्षेत्र उनकी कंपनियों के लिए खोले। उनकी इस मांग की 2 वजह हैं। पहली वजह कि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से खेती करा सकें। दूसरी वजह कि इससे कृषि बाजार को वो अपने नियंत्रण में रख सकेंगे। उनका बीज इस्तेमाल होगा, उनका केमिकल इस्तेमाल होगा, उनकी मशीन और तकनीक इस्तेमाल होगी। विदेशी देशों की यह मांग लंबे समय से थी। IMF और विश्व बैंक का दबाव लंबे समय से था। 1995 के WTO समझौते के बाद से दबाव बढ़ गया था, लेकिन यह काम इस बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। इस फैसले का असर कितना सकारात्मक होगा और कितना नकारात्मक, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि खेती का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। किसानों की एक बहुत बड़ी आबादी मजदूर बन जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। चलते चलते आप सभी से एक गुजारिश है, अगर ये वीडियो ठीक लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जब आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो स्क्रीन पर एक घंटी दिखाई देगी, उस घंटी पर क्लिक करना मत भूलिएगा। इससे आपको हमारे नए वीडियो की सूचना पहुंच जाएगी। आपका साथ ही हमारी ताकत है। नमस्कार।